नमस्कार। भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता भाग 3 इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता, भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में बहुसांस्कृतिकता, भूमंडलीकरण और सांस्कृतिक प्रसार और प्रतिनिधित्व और अस्मिता के प्रश्न साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि भूमंडलीय संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता से क्या अभिप्राय है, भूमंडलीकरण ने सांस्कृतिक प्रसारण में क्या भूमिका निभाई है, साहित्य एवं संस्कृति के संबंध में प्रस्तुतिकरण एवं अस्मिता के प्रश्न के क्या मायने हैं तथा बहुसांस्कृतिक समाजों में अस्मिता के प्रश्नों पर किस प्रकार विचार किया जाता है और अनुवाद की इस पूरे विमर्श में क्या भूमिका है। इस विषय को जैसा कि मैंने बताया हमने 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है, जिसके पहले भाग में हमने चर्चा की थी भारतीय संदर्भ में बहुसांस्कृतिकता, जिसके अंतर्गत हमने इतिहास और नृजातीय वर्णन, भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता, भाषिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की चर्चा की थी। दूसरे सत्र में हमने चर्चा की भूमंडलीय संदर्भ में भारत की स्थिति, भाषा, संस्कृति और अनुवाद की भूमिका और उत्तर औपनिवेशिक भारत में बहुसांस्कृतिकता। अब तीसरे सत्र में इन्हीं 3 बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में बहुसांस्कृतिकता, भूमंडलीकरण और सांस्कृतिक प्रसार और प्रतिनिधित्व और अस्मिता के प्रश्न, साहित्य और संस्कृति। तो हमने पिछले सत्र में जाना भूमंडलीकरण सांस्कृतिकता किसे कहते हैं। हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने जाना उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ में भारतीय बहुसांस्कृतिकता से क्या मायने हैं, हमने जाना भाषा, संस्कृति और अनुवाद की क्या भूमिका है, भूमंडलीय संदर्भ में भारत की स्थिति कैसी है, और अब हम देखेंगे भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में बहुसांस्कृतिकता क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य है वो किस प्रकार बहुसांस्कृतिकता पर असर डालता है। इसमें हम इसके जो पक्ष विपक्ष या उसके जो विभिन्न आयाम हैं उनकी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मनुष्य का इतिहास रहा है कि वे विकास के लिए, अध्ययन के लिए विभिन्न कारणों से एक जगह से दूसरे जगह पर जाते आते रहे हैं। हमारे पास औपनिवेशिक दौर का अपना एक लंबा इतिहास है, जहाँ बहुत सारे लोगों को उनकी अपनी जो भूमि थी या मूल जगह थी उन्हें वहाँ से उठाकर किसी नए राष्ट्र में या नई ज़मीन पर बसा दिया गया, मजदूरी के उद्देश्य से या विभिन्न कारणों से। तो इसका भी एक लंबा इतिहास भारत और अफ्रीकी देशों में देखने को मिलता है, जहाँ इस तरह के भी निर्वासन हुए और निर्वासन के आधार पर लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए और इस तरह से भी बहुसांस्कृतिक परिवेशों का निर्माण हुआ। लेकिन जो बिंदु है ये कि विभिन्न कारणों से, चाहे वे कारण जबरन हो, चाहे वे अपनी इच्छा से हो, चाहे अध्ययन हो, चाहे स्त्रियों के संदर्भ में कहें तो शादी विवाह के कारण, अक्सर लोग अपने जो मूल स्थान है उससे निर्वासित होते रहे हैं और अन्य स्थानों पर जाते रहे हैं। तो इस प्रकार जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बहुसांस्कृतिकता ऐसी स्थिति में उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार का निर्माण होता है, हमें उसको देखने की ज़रूरत है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि यदि एक समाज बहुसांस्कृतिकता को उसके अस्तित्व में अपनाता है तो वहाँ जो विभिन्न संस्कृतियाँ जो आकर किन्हीं न किन्हीं कारणों से जो वहाँ संस्कृतियाँ आकर बस जाती हैं, उन सभी के स्वरूप को इंटैक्ट रखने का या उनके सभी के स्वरूप को बचाए या संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जहाँ हमने कहा कि बहुसांस्कृतिकता की जो मेल्टिंग पॉट थियरी, जिसमें कि सभी संस्कृतियों का एक बड़ी संस्कृति में या एक डोमिनेंट संस्कृति के अंतर्गत जो विलयन हो जाने की जो बात की जाती है, उसके अंतर हम देखते हैं कि किस प्रकार आप किसी एक समाज, किसी एक देश से या किसी एक परिवेश से उसको किसी अन्य अजनबी परिवेश में जाकर ठहरते हैं या रह जाते हैं और वहाँ उस मूल संस्कृति, जो वहाँ की जो मुख्य संस्कृति है या जो वहाँ की जो वर्चस्वशाली जो संस्कृति है, उस संस्कृति के बीच में जो अन्य छोटी संस्कृतियाँ हैं जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से वहाँ बसी, उन सबका विलयन हो जाता है। तो यहाँ हमें देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार बहुसांस्कृतिकता भूमंडलीय परिदृश्य पर कैसे काम करती है, किस तरह जो भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य ने बहुसांस्कृतिकता को विस्तार देने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पहला बिंदु जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है भूमंडलीय शहरी परिवेश, निर्वासितों के लिए घर। जैसा मैंने कहा कि मनुष्य का एक लंबा इतिहास रहा है, विभिन्न कारणों से वे निर्वासन करते रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में या ऐसे कहा जाए कि पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण की शुरुआत के कारण ये जो आवागमन या एक नए स्थान पर जाकर बस जाना या स्थायी रूप से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना, चले जाना,
ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत अधिक गति देखी गई है। हम देख सकते हैं कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राष्ट्र के कंपनी किसी दूसरे राष्ट्र में जब अपनी जड़ें बनाती है या वहाँ जाकर स्थापित होती है, तो उसके साथ केवल वे कंपनी या केवल वो आर्थिक जो इकाई है वही नहीं आती, बल्कि उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग, और उन काम करने वाले लोगों के साथ जब वे अपनी मूल ज़मीन को छोड़कर एक नई ज़मीन पर आकर बसते हैं, तो उनके साथ उनकी संस्कृति का वह तत्व भी साथ में चला आता है, और वो उस नए धरती पर अपनी जगह तलाशते हैं और उस धरती को या उस परिवेश को अपनी संस्कृति के गुणों से परिचित करवाते हैं। तो किस प्रकार जो भूमंडलीय परिवेश है, जिसने पूरी दुनिया के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोल दिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन भी देशों ने भूमंडलीकरण को एक आर्थिक विचार के रूप में अपनाया, वहाँ इस तरह का आवागमन बहुत तेज़ गति से हो रहा है, और वहाँ पर एक ही किसी देश में या किसी राष्ट्र में या किसी समाज में हम देख सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियाँ वहाँ जाकर मिल जा रही हैं, और हर जगह एक बहुसांस्कृतिक परिवेश का निर्माण होता चला जा रहा है। तो भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में जो भूमंडलीकरण की जो अवधारणा है, उसने एक नए बहुसांस्कृतिक परिवेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा, अजनबी परिवेश में अस्तित्व की तलाश। यदि जब कोई निर्वासित या कोई व्यक्ति या कोई समाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर विभिन्न कारणों से जब वहाँ जाकर स्थायी रूप से जब वे रह जाते हैं, तो अक्सर उनके अंदर अपनी सांस्कृतिक अस्मिता का बोध होता है। वे चाहते हैं कि जिस ज़मीन पर वे रह रहे हैं उसमें रहते हुए भी वे अपनी संस्कृति, जिन जड़ों से वे आए हैं, उन जड़ों को भी किसी न किसी रूप से बचाए रख सकें। तो यदि ऐसे अजनबी परिवेश में जब वे अपने अस्तित्व की तलाश करते हैं, अपने व्यक्तित्व की तलाश करते हैं, अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक जड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से भी एक बहुसांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण होता है। और यदि वह समाज, वह संस्कृति या वह राष्ट्र बहुसांस्कृतिकता को एक विचार के रूप में देखता है, तो वो ऐसे नई संस्कृतियों का न केवल अपनाता है, बल्कि उन्हें एक वैसा ही परिदृश्य या वैसा ही एक परिवेश भी देने का प्रयास करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि जब हम जैसे हम कनाडा के बारे में कहते हैं कि कनाडा तो मिनी पंजाब है, तो ये बहुत सारे पंजाबी लोग वहाँ जाकर बस गए, या बहुत सारे गुजराती लोग किसी समाज में जाके बस गए, या हम देखते हैं कि दिल्ली में अगर अलग अलग समुदायों के लोग हैं तो किसी एक एरिया को या किसी क्षेत्र विशेष को हम कहते हैं यहाँ तो पहाड़ी लोग हैं, तो ये तो एक तरह से पहाड़ के लोगों की अपनी ही जगह। तो किस तरीके से हमने उसे कभी एक नाम विशेष से उसकी पहचान, क्योंकि उस एक संस्कृति, एक नए राष्ट्र या एक नए राज्य के बीच में रहते हुए वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को यदि बनाए हुए हैं, तो वो सांस्कृतिक पहचान उसके अस्तित्व का निर्माण करती है, जो उसके आसपास उसे अपने अपनत्व का एहसास करवाती है, जहाँ वे अजनबी परिवेश में भी अपने सांस्कृतिक अस्मिताओं के साथ, अपने सांस्कृतिक गुणों के साथ रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो भूमंडलीय परिदृश्य में जो बहुसांस्कृतिकता का जो लगातार विस्तार हो रहा है, और यदि इस बहुसांस्कृतिकता के विचार को यदि राज्य का समर्थन मिल जाता है, तो किस प्रकार उस नए परिवेश में रहने के बाद भी अपनी संस्कृति की जड़ों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। तीसरा है भूमंडलीय परिवेश, विकास के नए अवसर। हम सभी जानते हैं कि भूमंडलीकरण के बाद जिस प्रकार से आर्थिक उदारीकरण ने राष्ट्र की सीमाओं को कहीं ना कहीं धूमिल किया है, कहीं ना कहीं धुंधला किया है, क्योंकि अब आप व्यापार के लिए या लेन देन के लिए, या आज भी अगर हम देखें तो हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कोई भी सामान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते कि उसका निर्माण हमारे राष्ट्र में या हमारे वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अब हमारे घरों में भी कितनी अलग अलग राष्ट्र, कितनी अलग अलग संस्कृतियाँ अलग अलग तरीक़ों से प्रवेश कर रही हैं। तो ये जो राष्ट्र की जो सीमाएं हैं, जो पहले बहुत अधिक कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्रबल रूप से दिखाई देती थी, आर्थिक उदाहरण के बाद उन सीमाओं में भी कहीं ना कहीं एक तरह से वे ब्लर होती हैं, कहीं ना कहीं वे धूमिल होती हैं। तो किस प्रकार भूमंडलीकरण मनुष्य को, एक तरह से मानव की पूरी प्रजाति को विकास के नए अवसर प्रदान करता है, और इस भूमंडलीय परिवेश में यदि बहुसांस्कृतिकता के अवसर भी मिल जाएं, यानी कि अपनी संस्कृति अस्मिता को बचाए रखने के अवसर भी यदि मिल जाएं, तो वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बहुसांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करता है। भूमंडलीय परिवेश और प्रवासी साहित्य। प्रवासी साहित्य ऐसे साहित्य को कहते हैं जब आप अपने देश से बाहर रहकर
साहित्य का सृजन कर रहे होते हैं। और जब आपको जैसे हम इसको डायस्पोरा राइटिंग के संदर्भ में कहते हैं, इसे हम डायस्पोरा राइटिंग कहते हैं या डायस्पोरा कहते हैं। तो जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो भारतीय मूल के लोग या भारतीय मूल के निवासी जब अमेरिका, लंदन या विभिन्न देशों फ्रांस आदि में या मॉरिशस में या कहीं भी रहकर यदि वे साहित्य का सृजन कर रहे हैं तो हम उन्हें भारतीय साहित्यकार तो मानते हैं, लेकिन भारतीय साहित्यकार मानने के साथ उन्हें भारतीय प्रवासी साहित्यकार कहते हैं और उनके साहित्य को भारतीय प्रवासी साहित्य, यानी जब भारत के लोग या किसी एक देश विशेष के लोग किसी अन्य देश में रहकर साहित्य का सृजन करें तो उस साहित्य को प्रवासी साहित्य कहा जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो उसकी विशेषता है वह ये कि उसके अंतर्गत जो सांस्कृतिक अस्मिता का जो दंश है, जो सांस्कृतिक अस्मिता का जो बिंदु है, जो गुण है या जो एक जो मुद्दा है वह बहुत प्रखर रूप से सामने आता है। हम अक्सर देखते हैं कि पंजाबी भाषा में ऐसे बहुत सारे गीत या बहुत सारे ऐसे गाने लिखे जाते रहे हैं या जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उसमें एक तरह का संघर्ष या एक तरह का डायलेमा दिखाई देता है, जहाँ विदेशों में बसने के बाद अपनी संस्कृति या अपनी धरती के लिए एक तरह का मोह पैदा हुआ है। तो जो प्रवासी साहित्य है मूलतः उसी सांस्कृतिक अस्मिता का साहित्य है जहाँ वे विदेशों में रहकर अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस करते हुए ना केवल ना वे लौट सकते हैं, बल्कि जहाँ वे रह रहे हैं वहाँ की जो अपने जो संघर्ष हैं, जो वहाँ के जो अपने डायनेमिक्स हैं और जो अपनी धरती को छोड़ने का जो सांस्कृतिक दंश है उनके भीतर, उससे टकराहट से उपजा हुआ जो साहित्य है, उस संदर्भ में इस साहित्य का हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण प्रवासी साहित्य की भी में भी एक तरह का विकास देखा गया। और हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का भी प्रवासी साहित्य बहुत समृद्ध है, जहाँ विभिन्न देशों में रहकर लोग भारतीय प्रवासी साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक देश में, प्रत्येक संस्कृति में जहाँ भी इस तरह का आव्रजन हो रहा है, जहाँ भी इस बड़ी संख्या में निर्वासन हो रहा है, जहाँ भी लोग अपनी ज़मीन को छोड़कर विभिन्न अलग भूमंडलीय प्रदेशों में या भौगोलिक प्रदेशों में बस जाते हैं, लेकिन वहाँ बसने के बाद जो उन्हें अपनी एक सांस्कृतिक अस्मिता का जो एहसास होता है, अपनी सांस्कृतिक जड़ों में लौटने का जो दर्द होता है, वह किस प्रकार एक खास तरह के साहित्य का निर्माण करता है, वो इसकी भी एक तरह से विकास हमें देखने को मिलता है कि किस तरह जब बहुसांस्कृतिकता जब एक राजनीतिक विचार के रूप में या भूमंडलीकरण के विभिन्न कारणों के कारण जब लोग अपनी धरती को छोड़कर विभिन्न जगहों पर बसते हैं, तो उसके जो प्रभाव है वो प्रभाव कौन कौन से हैं। जैसे हमने कहा कि निर्वासितों के लिए घर के रूप में हम देख सकते हैं, अपने अस्तित्व की तलाश के संदर्भ में या विकास के नए अवसर, क्योंकि जब वे अपने नई जगहों पर जा रहे हैं तो वो आर्थिक विकास के लिए या अन्य विभिन्न कारणों के लिए, उसी का परिणाम है कि हमें प्रवासी साहित्य देखने को मिलता है। और उसी का जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो ये है कि अस्मिता का जो प्रश्न है, जो हमारे अपने आइडेंटिटी का जो सवाल है, रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है, वह बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि जब आप एक नई ज़मीन पर जाते हैं तो जिसका कारण हो सकता है बहुत आर्थिक कारण हो या आपका अपना विकास संबंधित कोई कारण हो, या आप कई बार ऐसा होता है कि अपने समाज विशेष से किसी तरह की कोई शिकायत होने के कारण, या हम ये भी देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने निर्वासन को उचित माना, क्योंकि उन्हें लगता रहा कि अपने समाज में यानी भारतीय समाज में जो उन्हें जाति के आधार पर या किसी अन्य वर्ग या वर्ण के आधार पर जो उन्हें एक तरह का जो भेदभाव झेलना पड़ा, वो शायद एक नए समाज में उन्हें झेलना ना पड़े। तो इस संदर्भों को भी देखते हुए भी इस तरह का निर्वासन हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये जो अस्मिता का प्रश्न था कहीं उनका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि जिस नई ज़मीन पर आप गए या जिस नए स्थान पर आप गए, वहाँ पर भी आप एक नई माइनॉरिटी ही क्रिएट किया, एक तरह से कहा जाए कि एक नया अल्पसंख्यक वर्ग क्रिएट किया, और वहाँ से अस्मिता के प्रश्न और अधिक प्रखर होकर सामने आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अपनी जाति को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपनी सांस्कृतिक विशेषता को लेकर भी इस तरह का विमर्श हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो विमर्श इस संदर्भ में हम देख सकते हैं, भूमंडलीय परिवेश के कारण हम कह सकते हैं कि जो भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया, जो मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया रही, जिसका मूल उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण था या व्यापार को मतलब कहा जाए इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर जो व्यापार किया जाता है उसके लिए रास्ते खोला था। लेकिन उसका जो प्रभाव हुआ, उसका प्रभाव ये हुआ कि उसका जो आर्थिक स्थितियों का प्रभाव, जो सांस्कृतिक या सामाजिक या अन्य मुद्दों पर जिसका प्रभाव पड़ा, वह ये कि न केवल हम उसके माध्यम से हम आर्थिक दृष्टि से हमारा जो परिदृश्य है वह बदला, बल्कि विभिन्न भाषाओं
से परिचय हुआ, विभिन्न संस्कृतियों से परिचय हुआ। विभिन्न संस्कृतियों के परिचय से भी हमने न केवल एक दूसरे की संस्कृति को जाना बल्कि एक दूसरे के साहित्य को जाना। और ये जो अस्मिता का जो प्रश्न जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका की चर्चा हमने कल्चरल स्टडीज़ के दौरान, जो विषय है हमारा सांस्कृतिक अध्ययन के दौरान भी हमने कहा कि किस प्रकार सांस्कृतिक अध्ययन के साथ अस्मिता का प्रश्न कितना मूल प्रश्न बनकर सामने आ गया, जहाँ ये जो अस्मिता का प्रश्न है, कभी औपनिवेशिक अस्मिता के संदर्भ में जो औपनिवेशिक देश रहे, जो उपनिवेश रहे, जो देश बड़ी औपनिवेशिक ताकतों के, उनकी अपनी अस्मिता की जो पहचान बनी, उनका जो अपनी पहचान वैश्विक परिदृश्य बनी, उस पहचान के लिए उन्होंने एक तरह का संघर्ष शुरू किया जो हमें उत्तर औपनिवेशिक विमर्श के अंतर्गत दिखाई देता है। उसके साथ हमने देखा कि सांस्कृतिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो जेंडर को लेकर, जो दलित विमर्श को लेकर, जो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के विमर्शों को लेकर जो अलग अलग मुद्दे उभरे, उसने किस प्रकार अस्मितावादी साहित्य को प्रश्रय दिया। और जो अस्मितावादी साहित्य, चाहे वे उपनिवेश के कारण, औपनिवेशिक ताकतों के कारण जो नई अस्मिताओं की बात हमने की, चाहे वे जेंडर के कारण, चाहे वे दलित या समाज की विभिन्न भीतर के जो विभिन्न जो भेदभाव के कारण जो अलग अलग अस्मिताएं किसी न किसी रूप में अपने आप को संकुचित या दमित महसूस करते रहे, उनके जो प्रश्न सामने आए, तो उसने एक बड़ा परिदृश्य हमारे सामने रखा, जहाँ विस्तार से चर्चा हुई, जहाँ अस्मिता के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि जो पूरा परिदृश्य था वह बहुत तेज़ी से बदल रहा था। क्योंकि संविधान की, जहाँ तक हमने बात की, संविधान में जहाँ अधिकार मिले, उसके साथ जो लगातार आर्थिक स्तर पर जो परिवर्तन होते चले गए, आर्थिक स्तर पर जो पूंजी के कारण जो विभिन्न परिवर्तन हुए, बाजार के कारण जो विभिन्न परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों ने भी एक नए अध्ययन की एक राह खोली, जहाँ हमने विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न समुदायों के अध्ययनों की चर्चा की। और यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा करने का मुद्दा ये भी है कि जब हम एंटोनियो ग्राम्शी, जिन्होंने कल्चरल हेजेमनी की बात की, जिन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व की बात की, उस अध्ययन को आधार बनाकर सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत उस पर चर्चा की गई, जहाँ ये देखा गया कि जो मनुष्य पर जो हेजेमनी अप्लाई की जाती है, मनुष्य पर जो वर्चस्व की ताकतें जो अप्लाई की जाती है, वे केवल शारीरिक ताकतें नहीं होती हैं, वे केवल शारीरिक आधार पर ही किसी का दमन नहीं किया जाता, बल्कि उसके दमन के तरीके सांस्कृतिक भी होते हैं, जो कई बार इसका एहसास भी नहीं होता कि आपका सांस्कृतिक दमन किया जा रहा है। तो जो कल्चरल जो स्टडीज़ है, जो सांस्कृतिक अध्ययन है, जिसने अपने अध्ययन के आधार में मार्क्सवादी विचारधारा हो, और जैसे मैंने कहा कल्चरल हेजेमनी हो, इन सब विचारों को, जेंडर के पर्सपेक्टिव हो, इन सब को आधार बनाकर अस्मिता के प्रश्नों पर चर्चा की, विचारधारा के प्रश्नों पर चर्चा की, जिसने कि एक बड़े साहित्य का प्रश्न पैदा किया। बड़े साहित्य हम देख सकते हैं कि लार्जर स्केल पर जो उत्तर औपनिवेशिक विमर्श ने बहुत सारे नए विमर्शों को खोला, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अपनी जाति को लेकर, अपनी अस्मिता को लेकर, अपनी भाषाओं को लेकर, अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर, और फिर राष्ट्र के अंतर्गत अपनी अस्मिताएं, जो विभिन्न अस्मिताएं हैं, उन सभी का प्रश्न बहुत प्रबल हुआ। और वैश्विक परिदृश्य पर ये सवाल आज नए सवालों के रूप में देखे जाते हैं। जैसे मैंने पिछले भी सत्र में चर्चा की कि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जिस निबंध की चर्चा करते हैं के अंदर सबाल्टन स्पीक, जो उनका महत्वपूर्ण निबंध है, वो उसी सबाल्टन की बात करती है। और ये सबाल्टन हर समाज का अपना अपना हो सकता है। तो जब हम यहाँ सबाल्टन की बात करें, तो इस सबाल्टन के अंतर्गत हम औपनिवेशिक ताकतों के अधीन रही विभिन्न राष्ट्रीय पहचान या राष्ट्रीय अस्मिताएँ, फिर राष्ट्र के भीतर जो अपनी विभिन्न अस्मिताएं हैं, जिसकी मैंने भी चर्चा की, चाहे वे विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग हों, चाहे धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे जाति के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे जेंडर के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन सभी के अधिकारों की, उन सभी के अस्मिता का प्रश्न भूमंडलीय परिवेश में या भूमंडलीकरण के बाद, या हम कहें कि जो एक जो नए परिदृश्य की निर्मित होती है सांस्कृतिक अध्ययन से, यदि हम इसकी शुरुआत करें तो 50-60 के दशक के बाद, और इसने एक बड़े नए तरह के प्रश्नों को सामने रखा और अपनी अस्मिता को लेकर एक तरह से ज़्यादा विस्तार से चर्चा की जाने लगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भूमंडलीकरण और सांस्कृतिक प्रसार। हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण ने सांस्कृतिक प्रसार को बहुत अधिक एक तरह से समर्थन दिया। किस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों का प्रसार हुआ, और जैसा कि मैंने कहा कि भूमंडलीकरण जो कि पूरी तरह से एक आर्थिक विचार था, उसके कारण किस तरह सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में जो परिवर्तन हुए, उसने किस प्रकार समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किस प्रकार
जो भूमंडलीकरण का विचार था, जो मूलतः नए बाज़ारों की तलाश करने की जिसके अंतर्गत चर्चा थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक उदारवाद की चर्चा थी, ताकि विभिन्न राष्ट्रों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुल जाएं, ताकि आर्थिक रूप से वहाँ व्यापार किए जा सकें, उनके परिणाम स्वरूप किस तरह संस्कृतियों का विलयन हुआ या संस्कृतियाँ आपस में एक दूसरे से मिली, और किस प्रकार ये जो संस्कृति और बनाम उपभोक्ता का जो ये पूरा संघर्ष है कि जहाँ मूलतः तलाश उपभोक्ता की है, लेकिन हम देखते हैं कि सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, सांस्कृतिक जो विनिमय है वो भी बढ़ा, और हम भारत में रहकर आज हमारी थाली से लेकर हमारे पहनावे तक, हमारे विचार तक विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी का प्रभाव हम देख सकते हैं कि सांस्कृतिक अध्ययन के अंदर जो पूरा एक नया वैचारिक रचना तंत्र खड़ा हुआ, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जातियों का जो निर्जातीय अध्ययन करते हैं, जिसका हमने कहा कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की जाती है, जिसके अंतर्गत हम देखने का प्रयास करते हैं कि उसका सामाजिक अध्ययन करना, उसका सांस्कृतिक अध्ययन करना, उसका बायोलॉजिकल अध्ययन करना, इन सभी आधारों, उसका लिंग्विस्टिक अध्ययन करना, कि इन विभिन्न आधारों पर किस प्रकार जो मनुष्य ने जो विकास किया, और उसी सांस्कृतिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि किस प्रकार आज एक पूरा एक नया वैचारिक रचना तंत्र खड़ा हुआ, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न अस्मिताओं की बात की, विभिन्न जातियों की बात की, विभिन्न संस्कृतियों की बात की, और उन संस्कृतियों के ही परिणाम स्वरूप आज जो पूरा जो वैश्विक परिदृश्य है, वहाँ बहुसांस्कृतिकता, चाहे वहाँ उस राष्ट्र में किसी विचार के रूप में स्वीकृत हो या ना हो, लेकिन बहुसांस्कृतिकता यानी सांस्कृतिक जो विनिमय है, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसके साथ ही हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण ही समाज में दूरसंचार और जनसंचार के जो नए माध्यम आए, उससे भी सांस्कृतिक प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम ईमेल्स के थ्रू, हम सोशल मीडियाज़ के थ्रू, हम इंस्टाग्राम आदि जो विभिन्न जो चैनल्स हैं, फेसबुक आदि के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हम विभिन्न देशों के लोगों से संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनकी संस्कृतियों से हमारा परिचय हो सकता है, उनकी कार्यशैली से हमारा परिचय हो सकता है, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके बैठने उठने के विभिन्न जो तरीके हैं, उनका साहित्य, उनका जो कलाएँ हैं, वो किसी न किसी रूप में संगीत के आदि किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो नए जो माध्यमों का जो जन्म हुआ, उससे भी किस तरह सांस्कृतिक आदान प्रदान में बहुत तेज़ गति देखने को मिली, और उसी कारण भूमंडलीय और स्थानीय के बीच में जो रेखाएं हैं वो किस तरह धूमिल होती चली जा रही हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं आज जो हम जिस विचार का जो हम पालन कर रहे हैं, जब हम फेसबुक देखते हैं, जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं, जब हम ट्विटर पर होते हैं, तो उस पर होते हुए एक विचार को देखते हुए हम ये जो हमारा रहन सहन या जो हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारी शिक्षा, हमारा साहित्य, उन सब को अब हम केवल स्थानीय के दायरों में सीमित नहीं रख सकते। वो रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जा रही हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे घर में आने वाले विभिन्न उत्पाद, हमारी थाली में परोसे जाने वाले विभिन्न व्यंजन, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन और उसके साथ हमारी सोच, इन सब में ये जो भूमंडलीय और स्थानीय के बीच की जो रेखाएं थी वो कहीं धूमिल होती जा रही हैं, और किस तरह सांस्कृतिक प्रसार लगातार बढ़ रहा है। उत्तर औपनिवेशिक विमर्श और यूरो केंद्रियता पर सवाल, और उसी के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो उत्तर औपनिवेशिक विमर्श की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत इस पर विचार हुआ कि जो पूरा जो विचार का जो केंद्र था, जिसको हम यूरोसेंट्रिक थॉट कहते हैं, यूरोसेंट्रिक जो विचार था, उसमें भी कहीं ना कहीं उसको एक तरह से खंडन करके उस पर नए तरीके से विचार किया जाने का प्रयास किया गया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार भूमंडलीकरण, सांस्कृतिक अध्ययन, जो विभिन्न जो भूमंडलीय या कहा जाए भौगोलिक जो नए परिवर्तन के जो नए एक तरह से कहा जाए कि जो भूमंडलीय स्तर पर परिवर्तन की जो नई जो डायमेंशन है, जो डायनामिक्स है, उसने किस तरह लार्जर स्केल पर पूरे परिदृश्य को बदलने का काम किया। और हमने जैसे चर्चा की कि उत्तर औपनिवेशिक विमर्श का जो मूल उद्देश्य वो ये है कि यूरोसेंट्रिक थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से चुनौती देना और नए तरीके से अपने इतिहास को, अपने सत्य को, अपने कलाओं को, अपनी परंपराओं को और अपने पूरे इतिहास को फिर से देखना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार जो नए विचारों ने सांस्कृतिक प्रसार में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किस तरह समाज में बदलाव पर इसका असर देखा जा सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने लास्ट उसमें बिंदु पे चर्चा की, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श और अस्मिता के प्रश्न, प्रस्तुतिकरण में अस्मिता के प्रश्न, साहित्य और संस्कृति, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन आज एक विषय के रूप में है, जिसके अंतर्गत जो वैचारिक अध्ययन है, जैसा मैंने कहा कि सांस्कृतिक अध्ययन के जो वैचारिक बिंदु हैं वे मार्क्सवादी और स्त्रीवादी अध्ययन से ही एक तरह से कहीं ना कहीं पोषित हैं,
जिसके अंतर्गत ये देखने का प्रयास किया जाता है कि कोई समाज, किसी समाज की निर्मिति के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं और उस समाज की निर्मिति में कौन कौन से घटकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर विभिन्न इन्वेडर्स यदि उस समाज में आए तो उनका उस पर क्या प्रभाव था, और यदि असामाजिक स्वरूप में तो उसके विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। तो इन सभी का अध्ययन आज नए तरीके से किया जा रहा है। यदि हम भारत के संदर्भ में भी कहें तो इसमें विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है, जहाँ स्त्रीवादी दृष्टिकोण की केंद्रीयता है, जहाँ मार्क्सवादी दृष्टि से चिंतन किया जा रहा है, जहाँ सबाल्टर्न स्टडी जैसे एक नए डिसिप्लिन के रूप में या सबाल्टर्न स्टडी जैसे एक नए विषय के रूप में जहाँ चर्चा हो रही है, और जहाँ विभिन्न हाशिए के वर्गों के अधिकारों की चर्चा हो रही है, उनके साहित्य की चर्चा हो रही है, उनकी आवाज़ की चर्चा हो रही है, उनके इतिहास की बात हो रही है, उनके योगदान की बात हो रही है। जैसे हमने कहा कि जब हम भारतीय स्वतंत्रता का भी जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम आज बहुत सारी अस्मिताओं का कहना है कि उस इतिहास में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो छूट गए हैं, और वे नाम उन खास अस्मिताओं या कुछ उन खास हाशिए के वर्गों से आते हैं जो जो एक सीमित इतिहास जो लिखा गया उसमें उन नामों का जिक्र कहीं नहीं है। तो इस तरीके से वे एक तरह से कहा जाए कि जो निर्मित सत्य हैं, जिसको हमने एक एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में देखा, उन सत्यों को चुनौती देते हैं, इतिहास को चुनौती देते हैं, और इसके माध्यम से जो एक परंपराओं का जो विकास हुआ, एक साइकी, मनुष्य की जो साइकी का जो विकास हुआ, जो एक तरह से उनकी जो सोच का जो विकास हुआ, वे सोच में एक तरह की चुनौती खड़ी करते हैं, चाहे वे स्त्रीवादी दृष्टिकोण से हो, चाहे वह सबाल्टर्न डिस्कोर्स की दृष्टि से हो, कि किस प्रकार, चाहे उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण से हो, कि जब हमने कहा कि जो विकास का जो पूरा मॉडल है वो वेस्टर्न मॉडल को लिया गया, तो आज अगर इस पर चर्चा की जाए तो इससे देखा जाने का प्रयास किया जाता है कि जितना भी हमने जाना आधुनिक समय में, जिसको हम भारत का आधुनिक समय कहते हैं, आधुनिकता की जब हम बात करते हैं, तो हमने उस समय में जितना भी जाना, वह सारा का सारा जो हमारा ज्ञान था वो किसी न किसी रूप में एक तरह से हम पर एक तरह का इम्पोज्ड ज्ञान था। जैसे अगर मैं यहाँ चर्चा करूँ GN देवी की, जो एक जिन्होंने एक अभी हाल ही फिलहाल एक नया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया, उनकी जो पुस्तक है आफ्टर अमनेशिया, उसमें इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई कि किस प्रकार जो भारत की जो अपनी ज्ञान संपदा थी उससे उस लोगों, भारतीय जन समुदाय को किस प्रकार अपनी ही ज्ञान संपदा से को विस्मृत करने के लिए प्रेरित किया गया, और किस तरह उनके ऊपर एक तरह से पूरी तरह से औपनिवेशिक ज्ञान को लादा गया, औपनिवेशिक सोच को लादा गया। तो जो उत्तर औपनिवेशिक विमर्श है उसी औपनिवेशिक सोच पर को चुनौती देता है। जैसा कि एडवर्ड सईद अपनी ओरिएंटलिज्म पुस्तक में कहते हैं कि ये जो मूल जो था कि पूरी तरह से एक जो औपनिवेशिक सोच थी जिसको कि हम पर लादा गया था, उसी सब को चुनौती देने का काम आज उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन करता है, जिसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमें दिया गया या जिस लार्जर भौगोलिक परिवेश पर या वैश्विक परिदृश्य पर हमारी जो अपने जो स्थान है, वे वही स्थान है जो एक तरह से औपनिवेशिक युग में हमारा जैसा हमारा निर्माण किया गया। और उन्हीं सभी सवालों को या उन सभी इतिहास को या जो एक तरह से मैनिपुलेटिव जो सत्य थे, उन सभी को चुनौती देने का काम आज का साहित्य, आज की संस्कृति और नया इतिहास करने का प्रयास करता है, जहाँ उत्तर औपनिवेशिक विमर्श के माध्यम से, जहाँ स्त्रीवादी दृष्टिकोण के माध्यम से, जहाँ उपाश्रित अध्ययन यानी सबाल्टर्न डिस्कोर्स के माध्यम से उन सभी वर्गों को जो किसी न किसी रूप में, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक, चाहे धार्मिक आधार पर हाशिए पर रहे या दमन के शिकार हुए, वे सभी आज अपनी प्रस्तुतिकरण यानी अपने रिप्रेजेंटेशन और अपने आइडेंटिटी के सवालों को उठा रहे हैं और एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, एक नई साइकी का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ जो दिया गया या जो अभी तक पढ़ा या जो जाना, उसको एक तरह से नई चुनौती देने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार भूमंडलीकरण के आने के कारण, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श की शुरुआत के कारण, सांस्कृतिक अध्ययन की शुरुआत के कारण कितने सारे नए प्रश्नों का उद्भव हुआ, और ये नए प्रश्न आज भारतीय बहुसांस्कृतिकता के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुसांस्कृतिकता की जो बहुरंगी जो उसका व्यक्तित्व है, उसमें और कितने नए रंग भर रहे हैं, और किस प्रकार जो विभिन्न अस्मिताएं या जो विभिन्न वर्ग थे, किसी न किसी कारण जो किसी हाशिए पर रहे, मैंने जैसे कारण अलग अलग गिनवाए, चाहे वे राजनीतिक संघर्षों के कारण हो, चाहे वे सामाजिक संघर्षों के कारण हो। तो ये जो विभिन्न जो वर्ग थे वो किस तरह आज प्रकाश में आ रहे हैं, साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, नए लेखन के माध्यम से, नए इतिहास के माध्यम से। तो इस तरीके से जो भारतीय बहुसांस्कृतिकता है वो दिन ब दिन अपने स्वरूप में निरंतर एक तरह से परिवर्तन कर रही है, नया जोड़ रही है। और भारतीय बहुसांस्कृतिकता का जो ये जो
जो कलेवर है ये अपने आप में बहुत विस्तृत है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो उसका जो मूल सत्व है, जो बहुसांस्कृतिकता, जो उसका जो मूल गुण है, उसे निरंतर बचाए रखने का प्रयास किया जा रहा है और उसे एक तरह से उसके स्वरूप को और अधिक निखारने की कोशिश हो रही है, जहाँ हम अस्मिता के प्रश्न उठाते हैं, जहाँ हम अपने व्यक्तित्व का सवाल करते हैं, जहाँ हम अपनी अस्मिताओं के सवाल उठाते हैं। तो इस तरीके से इस सत्र में हमने चर्चा की कि जो भारतीय बहुसांस्कृतिकता है किस प्रकार अन्य बहुसांस्कृतिक देशों से अलग है। साथ ही हमने ये भी चर्चा की कि जब जब बहुसंस्कृतियों की बात आएगी तब तब साथ ही अस्मिता और प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी सामने आएगा और संस्कृतियों के भीतर की समस्याओं पर विचार होगा। उत्तर आधुनिक समय की देन अन्य विचारों की तरह बहुसांस्कृतिकता भी हाशिए पर पड़े समाज की चिंता करती है और व्यापक परिप्रेक्ष्य में सैद्धांतिक रूप से सर्ववर्ग समावेश का समर्थन करती है। तो हमने जाना कि बहुसांस्कृतिकता जो विचार है वह केवल संस्कृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृतियों के निर्माण में जो महत्वपूर्ण घटक है, चाहे वे धर्म हो, जाति हो, संस्कृति हो, भाषाएं हो, रहन सहन हो, खान पान हो, विभिन्न जो अलग अलग घटक या अलग अलग जो कारक है, उन सभी से एक संस्कृति का निर्माण होता है। और जब हम बहुसांस्कृतिक विमर्श पर जब हम बात करेंगे, बहुसांस्कृतिकता की जब हम बात करेंगे, तो हम संस्कृतियों को आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं देख सकते, उन्हें काट कर समाज से नहीं देख सकते। संस्कृतियाँ उन सभी का एक तरह से एक कहा जाए कि समावेशी स्वरूप है और बहुसांस्कृतिकता को इसी संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है। तो इन 3 सत्रों में हमने बहुसांस्कृतिकता के विभिन्न रंगों की बात की और हमने चर्चा की कि बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद की क्या भूमिका होती है, अनुवाद किस प्रकार एक बहुसांस्कृतिक समाज को विभिन्न रंगों से भरता है और उसे और अधिक लोकतांत्रिक और अधिक एक तरह से कहा जाए कि धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास करता है। इस सत्र के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।